स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जानते हो कि एटम्स का मीन्स यानी कि अगर अपन ये कहें कि जो फर्स्ट टर्म है अपने चैप्टर की वो है एटम्स। एटम्स एक बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स होता है। एटम्स यानी कि जो सबसे छोटा पार्टिकल्स जिसे और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता हो वो क्या कहलाता है? एटॉमिक्स पार्टिकल्स कहलाते हैं या एटम्स कहलाते हैं। यानी कि कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके वो पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? एटम्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक बात क्या आ जाती है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बाद में आगे चलकर ये जो कंसेप्ट है कि कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड पार्टिकल्स, ये थ्योरी जो है आगे चलकर ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि बाद में ये देखा गया कि जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया तो ये पता चला कि एटम्स जो है वो भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? उसके बारे में अगर अपन बाद में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब अपन जानते हैं कि एटम्स क्या होता है तो इसके लिए अपन ने कहा कि ऐसा पार्टिकल्स जिसे कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता हो वो एटम्स कहलाता है। और जितने भी मैटर्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स होता है वो एटम्स ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ये बात करें कि 8% नेचर के अंदर, अपने पास नेचर के अंदर 8% 118 एलिमेंट्स या एटम्स प्रेजेंट है। अपने पास टोटल 118 एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात आती है कि एक वर्ड जो है वो एक एलिमेंट अलग आ गया, डिफरेंट आ गया है, तो इसका अपन जो है आगे डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स और एटम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्योरेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। किसी भी जो मटेरियल होता है उसका जो प्योरेस्ट पार्टिकल्स या प्योरेस्ट सबसे छोटा पार्टिकल्स जो होता है वो एलिमेंट्स कहलाता है। और एटम जो है वो नॉन प्योरेस्ट हो सकता है प्योर हो या हो सकता है प्योर नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक कुछ बातें अपन को ये याद रखनी है, कुछ जो है एटम्स के बारे में। ये जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर कुछ लॉ दिए गए हैं, जिसमें से जो फर्स्ट लॉ है उस फर्स्ट लॉ को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे पहले छोटी क्लासेस में आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ा हुआ है। उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है। जिस तरह से आप लोगों ने ये पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, उसी तरह से एटम्स जो होते हैं या मास जो होता है उसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। मास अकॉर्डिंग टू दिस law, mass cannot be created nor be destroyed। नॉट बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो अब इसको अपन एक प्रैक्टिकल या एक जो है जैसे एग्जाम्पल की जो एक एग्जाम्पल रिएक्शंस अपन लें तो उसमें अपन ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दो रिएक्टेंट है, एक है ए और एक है बी।
ठीक है ना। मान लीजिए ए जो रिएक्टेंट है, इसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं, ए और बी दोनों यहाँ पर रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और उससे मान लीजिए एक प्रोडक्ट बन जाता है AB। ये जो बना है ये क्या हो गया, ये कहलाता है प्रोडक्ट, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट किसी केमिकल रिएक्शन में बना है वो AB है। अब मान लीजिए अपन यहाँ पे ये कहते हैं कि A जो रिएक्टेंट अपन ने लिया था वो लिया था 10 ग्राम, और इसी तरह से जो B है वो भी अपन ने 10 ग्राम ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो AB होगा वो 20 ग्राम होगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा 20 ग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन को ये पता चला कि जब अपन किसी रिएक्टेंट के मास जो अपन ने लिए हैं, अगर उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसका मास और रिएक्टेंट के मास जो होते हैं वो इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये फर्स्ट लॉ है जिसके अकॉर्डिंग अपन ने ये देखा, जिसे अपन कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड जो लॉ है उसे अपन बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। डेफिनेट प्रपोर्शन, डेफिनेट प्रपोर्शन। डेफिनेट प्रपोर्शन का मीन्स क्या होता है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे जानते हो कि वाटर जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। केमिकल फॉर्मूला वाटर का क्या होता है, H2O। यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए कि 2 हाइड्रोजन के पार्टिकल्स या 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं, मान लीजिए आपके पास H3O हो या HO हो, तो क्या ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे? ये वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स और ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल्स मिलकर ही हमेशा क्या बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं या वाटर का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इससे अपन को ये पता चला कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उन केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कंपाउंड या एलिमेंट यूज आते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड प्रपोर्शन या डेफिनेट प्रपोर्शन में ही यूज आते हैं, जिसे अपन जैसे मान लीजिए अपन ने कहा कि वाटर के लिए इस तरह से हो रहा है। इसी तरह से मान लीजिए एक और दूसरा आपके पास कंपाउंड है अमोनिया। अमोनिया जिसका फॉर्मूला है NH3। अमोनिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और इसका यूज़ जो है वो बहुत सारे नाइट्रोजिनस जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो अमोनिया है इसके अंदर आप देख रहे हो कि 1 नाइट्रोजन का एलिमेंट या एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स है। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में ही यूज आते हैं और जो केमिकल फॉर्मूला होता है उनके अंदर एक डेफिनेट प्रपोर्शन होता है। ये बात एक आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ध्यान में रखना है। ये दोनों ही लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जो है अपन कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकेंड क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो NCERT बुक्स हैं उन NCERT बुक्स के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी दे रखी है ना, और उन एक्टिविटीज़ के अंदर ये बताया गया है कि मास जो है वो ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में आप एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हो, इस टाइप का एक फ्लास्क होता है।
इस फ्लास्क को अपन कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अपन ऐसा करते हैं कि इसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर, फिक्स्ड अमाउंट के अंदर, मान लीजिए मैंने कह दिया कि 90 ग्राम मैंने ले लिया इसके अंदर वाटर। ठीक है, और देन उसके बाद इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर 10 ग्राम KMnO4, KMnO4 का मीन्स होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये नॉर्मली क्या होता है कि डार्क पिंक कलर का होता है, सॉरी पर्पल कलर का होता है, और ये एक तरह का कंपाउंड है। और जब अपन यहाँ पर एक थ्रेड लगा करके इस थ्रेड के थ्रू जो है इसको, इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर डालते हैं, और डालने के बाद इसका पूरा कंप्लीट वेट इसका ले लेते हैं, और वेट लेने के बाद अपन इसको इस तरह से शेक करते हैं। तो शेक करने पर क्या होगा कि यहाँ से जो KMnO4 है वो वाटर के अंदर चला जाएगा, और ये जो वाटर के अंदर जाने के बाद जो वाटर है, और ये वाटर कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, और इसका कौन सा कलर है, ये डार्क पर्पल कलर का है। तो जैसे ही यहाँ पर ये इसके अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद क्या होगा, ये वाटर का जो कलर है वो KMnO4 के कलर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये भी पर्पल कलर का हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि कलर चेंज होना भी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर जैसे ही अपन जब इसे शेक करते हैं, शेक करने के बाद जब ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब अपन इसका वेट करते हैं तो वेट 100 ग्राम आना चाहिए, और आता है हमेशा 100 ग्राम आता है। क्यों? क्योंकि 10 ग्राम अपन ने KMnO4 लिया हुआ है और 90 ग्राम अपन ने वाटर लिया हुआ है, और इन दोनों का जो इक्वल वेट होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ये एक्टिविटी है जिसके थ्रू भी यहाँ पर जो है NCERT बुक के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताया गया है। तो ये दोनों ही जो लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना है कि फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकेंड है डेफिनेट प्रपोर्शन का, है ना। एक छोटा इसमें यह भी याद रखना है कि यहां पर ये जो H2O मॉलिक्यूल है इसका प्रपोर्शन होता है 1:8, है ना। ये हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंबाइन करते हैं। यहाँ पर 1 जो रेशियो है वो हाइड्रोजन का है और 8 जो रेशियो है वो ऑक्सीजन का है। इसी तरह से जब अपन इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर ये होता है 7:1 में होता है। यहाँ पर 7 जो रेशियो है वो नाइट्रोजन का है और 1 जो रेशियो है वो हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट जब अपन एटम की बात करें तो एटम के लिए सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन, है ना, उन्होंने सबसे पहले अपने पोस्टुलेट्स दिए और साइंटिफिक तरीके से जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के बारे में जो भी थ्योरी दी गई वो साइंटिफिक तरीके से सबसे पहले डाल्टन ने दी और उनको अपन डाल्टन के पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन ये जाने कि डाल्टन के पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं। नॉर्मली जो है डाल्टन ने 6 पोस्टुलेट्स या 6 पोस्टुलेट्स दिए हैं और उन पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग अगर अपन ये देखें तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स या जिसे अपन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाल्टन के कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या पोस्टुलेट्स, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन पोस्टुलेट्स। पहला, एटम्स आर
वेरी टाइनी पार्टिकल्स। जितने भी एटम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और देन दूसरा जो है वो ये है पोस्टुलेट्स के एटम्स आर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। एटम्स शो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, यानी कि ये अपनी खुद की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। वही बात कि ना तो इसे क्रिएट किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर और ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। और एक बात ये आ जाती है इसके अंदर कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एटम्स होते हैं उनका आइडेंटिकल मास होता है, यानी उनका खुद का मास होता है, फिक्स्ड मास होता है। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। ये सभी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के एटॉमिक मास कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना। आगे इसी चैप्टर में उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन ये जो थर्ड जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एक लॉ को फॉलो करता है, और वो जो लॉ है वो कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो थर्ड पॉइंट है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है कि यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस तरह का जो है, ऐसा कौन सा लॉ है या ऐसा कौन सा पोस्टुलेट्स है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ठीक है ना। और एक बात इसमें ये ध्यान रखनी है इसके अंदर कि एक पोस्टुलेट जो है इसका ये है कि एटम्स always combine in whole ratio in any chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स जो होगा उसका होल रेशियो यानी कि कंप्लीट, ऐसा नहीं होगा कि आधा एटम पार्टिकल्स जो है यूज में आ रहा है या 1/3 यूज में आ रहा है या 3/4 पार्टिकल्स यूज में आ रहा है। हमेशा जो एटम का पार्टिकल्स होगा वो पूरा एक पार्टिकल्स ही यूज में आएगा। हो सकता है वो एक पार्टिकल यूज में आ जाए, 2 पार्टिकल यूज आ जाए, 3 पार्टिकल यूज आ जाए, लेकिन वो हमेशा होल रेशियो के अंदर ही होगा। अच्छा, ये बात आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि ये जो फोर्थ पोस्टुलेट्स है, ये फोर्थ पोस्टुलेट्स भी एक लॉ को फॉलो करता है और उस लॉ को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी ये जो है आपका फोर्थ पोस्टुलेट्स वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये करीब 4 से 5 पोस्टुलेट्स या 6 पोस्टुलेट्स होते हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं 6 में से वो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर कि ये जो डाल्टन है, इन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी और ये जो डाल्टन के एटॉमिक पोस्टुलेट्स है, सिंपल सी बात है कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता।
और एटम शो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, यानी हर एटम जो होगा वो अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे आप लोग एग्जांपल के फॉर्म में देखो, जैसे हाइड्रोजन जो है वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सभी एटम्स हैं और ये सभी एटम अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सभी जो है अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और एक बात यहाँ पर यह है कि एटम्स हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जितने भी जो है एटम्स होते हैं उनकी जो मास होते हैं वो भी फिक्स्ड होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी फिक्स होती है। और यही चीज़ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। और एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन मोल रेशियो। ठीक है, यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ डाल्टन के पोस्टुलेट्स हो गए। देन उसके बाद अपन जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एटम्स के बारे में आगे जो है पढ़ेंगे।